नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मुहैया कराया जाएगा। और राज्य के विभिन्न स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश, धौलपुर और भरतपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इससे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। श्री वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर रबी सीजन 2024-25 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन और उद्यमिता विकास को भी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी न केवल देश की सांस्कृतिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी आवश्यक है। वे आज दोपहर जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे तो वे अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने की अपेक्षा स्वाभाविक है। हमने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय विकास को नेतृत्व प्रदान करना आपका कर्तव्य है। आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप अपनी विद्या और दृढ़ संकल्प के बल पर व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ देश के भविष्य को स्वरूप प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने निजी जीवन में ऐसे प्रयास करें जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और पर्यावरण संरक्षण के लिए नई तकनीक विकसित की जाए। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं से अर्जित तकनीकी ज्ञान का राष्ट्र के विकास में उपयोग करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि युवा नए नए विचारों के साथ समाज और राष्ट्र उत्थान के लिए काम करें। MNIT के निदेशक प्रोफेसर NP पाढ़ी ने बताया कि संस्थान को शोध और अनुसंधान में 15 पेटेंट मिले हैं। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने 1361 डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति ने 20 स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए NPS योजना वात्सल्य का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से जयपुर सहित देश के 75 शहरों से बैंकों के अधिकारी, कर्मचारी और लाभार्थी वर्चुअली जुड़े। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक हर्षद कुमार सोलंकी ने बताया कि योजना से जुड़ने वाले 26 बच्चों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1000 रुपए का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 17 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपया उसको हर साल जमा कराना है और जैसे 18 साल का होगा वो रेगुलर पेंशन NPS स्कीम में उसको शिफ्ट कर सकते हैं और उनका समय समय पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे एजुकेशन हो, घर में बीमारी हो, उसी हिसाब से वो पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें जो रिटर्न मिलता है, हम जो बाकी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे बेहतर रिटर्न मिलता है। कोटा, जोधपुर और अजमेर में भी वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 62,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में इस बारे में घोषणा की गई थी। इस योजना के लिए खरीदे जाने वाले मिल्क पाउडर पर 200 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों का नेटवर्क अब गांवों तक भी उपलब्ध हो सकेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जन जन तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला शुरू की गई है। आज हम आपको बता रहे हैं कि युवा शक्ति को पंख देने के लिए सरकार द्वारा किस तरह के फैसले लिए गए हैं। 4 करोड़ 10 लाख युवाओं की कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। पेपर लीक रोकने और पारदर्शी भर्ती प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया गया है। देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और विदेशी संस्थाओं पर निर्भरता कम करने के लिए नई मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा 15,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ रुपए किया गया है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियां इंटर्नशिप देंगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्टिंग के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक। और अब मौसम। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। श्रीगंगानगर में आज मौसम ने पलटी मारी। इसके चलते सादुल शहर क्षेत्र में हल्की बरसात हुई, जबकि मंझूबाश जिला मुख्यालय सहित अन्य हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी चली।
चूरू और आस पड़ोस के गांवों में बारिश होने से किसान खुश नजर आए। उनका कहना है कि इस बारिश से फसल को फायदा होगा। हनुमानगढ़ में भी बारिश हुई है। सीकर के राणौली में तेज बरसात हुई। भरतपुर में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। धौलपुर में भी अच्छी बारिश हुई है। करौली और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। डूंगरपुर और झालावाड़ में शाम को बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज धौलपुर, भरतपुर जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटों बाद इस सिस्टम का धीरे धीरे असर पूर्वी राजस्थान में समाप्त होगा। केवल कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम गति की बारिश अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान में होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। केवल कुछ इलाकों में 19 सितंबर को उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस आयोजन में 90 से ज्यादा देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय भाग लेंगे। जापान भागीदार देश होगा और वियतनाम तथा ईरान मुख्य देश के रूप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता मुख्य बिंदु होंगे। ये आयोजन खाद्य प्रसंस्करण में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को उजागर करने का भी एक ऐतिहासिक अवसर है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 22 सितंबर को जोधपुर जिले की सभी पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में निरक्षरों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में साक्षरता कक्षा में पढ़ रहे और 15 साल से अधिक आयु के युवक युवतियां जिनके पास किसी तरह का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है भाग ले सकेंगे। परीक्षा के लिए जिले में 613 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। निरक्षर अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी परीक्षा केंद्र पर आकर परीक्षा दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इससे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मुहैया कराया जाएगा। और राज्य के विभिन्न स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। धौलपुर और भरतपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।